ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले 3 वक्तव्यों में चर्चा के मध्य हमने नीति वाक्यामृत में जिस सप्तांग राज्य का विवेचन किया गया है, उन 7 अंगों में से जो प्रथम अंग के रूप में राजा या स्वामी का वर्णन है, उस विषय को जाना। अब राज्य के जो 7 अंग हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में मंत्री या मंत्री परिषद, इस अंग के रूप में हम चर्चा करेंगे। नीति वाक्यामृत के मंत्री समुद्देश और अमात्य समुद्देश, इन 2 प्रकरणों में, 2 समुद्देशों में बहुत विस्तार के साथ आचार्य सोमदेव सूरी ने इस महत्वपूर्ण अंग की चर्चा की है। राजा को आहार्य बुद्धि अर्थात ऐसा बुद्धि वाला होना चाहिए जो करणीय और अकरणीय को, हेय और उपादेय को, या क्या प्रजा के प्रति उसका कर्तव्य है और किन से प्रजाओं को वह नाराज कर सकता है या नाराज प्रजाएं हो सकती हैं, इन सब का बड़ा अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आचार्य सोमदेव सूरी का कहना है कि राजा कोई भी कार्य मंत्री, पुरोहित और सेनापति जो समीचीन ढंग से युक्ति युक्त बात कहें, उसको माने, वही राजा आहार्य बुद्धि वाला, विचक्षण प्रतिभा वाला या कर्तव्य अकर्तव्य को ढंग से विचार करने वाला हो सकता है। आचार्य सोमदेव सूरी का तो यहां तक कहना है कि राजा भले ही मूर्ख ही क्यों ना हो, यदि वह मंत्रिमंडल के मंत्रियों के समीचीन कथन को समीचीन पद्धति से स्वीकार कर लेता है, तो वह राजा प्रजाओं में सर्वश्रेष्ठ उन्नत स्थान को प्राप्त कर लेता है। इस संबंध में उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि एक धागा, एक सूत्र जो गंध से बिल्कुल रहित है, लेकिन अगर वह सुगंधित फूलों को अपने में गूंथ लेता है तो वो धागा भी देवता के मस्तक पर आरोहण कर जाता है। जब वो माला में धागे का प्रयोग हो जाता है तो वो धागा भी देवता के गले तक पहुंच जाता है। कहने का अभिप्राय ये है
कि अगर उसका मंत्रियों का समुदाय अच्छा है, उनका यश अगर प्रजाओं में व्याप्त है, उनकी गंध सब जगह फैली हुई है, तो अज्ञानी राजा भी प्रजाओं का सिरमौर बन जाता है। ये सूत्र के उदाहरण द्वारा उन्होंने कहा। एक और उदाहरण उन्होंने दिया कि महापुरुष जिस पत्थर की भी प्रतिष्ठा कर देते हैं, वो पत्थर भी देवता के रूप में पूजा जाने लगता है। तो महापुरुष श्रेष्ठ मंत्रियों के द्वारा प्रतिष्ठित राजा प्रजाओं के द्वारा पूज्य बन जाता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वो मंत्रियों के कही हुई बातों का युक्ति युक्त ढंग से पालन करे, मंत्रिमंडल की सलाह को वह समय समय पर माने। इस संबंध में हमारे सामने इतिहास गवाह है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जब नंद वंश का मगध में शासन था और वो अन्याय युक्त हो गए थे, तब चाणक्य के द्वारा प्रतिबोधित होकर चाणक्य ने अपनी आर्थिक और धार्मिक नीतियों से, राजनीतिक दृष्टिकोण से नंद राजाओं को पराजित करके और चंद्रगुप्त को शासनारूढ़ करा दिया। तो अगर कोई भी राजा जो स्वयं में भले ही मूर्ख हो, अज्ञानी हो, राजनीति का विशेष ज्ञान ना हो, लेकिन यदि मंत्री समूह की बात को मंत्रिमंडल के कहे गए समीचीन कथन को मानता है, तो वह प्रजाओं में, यहां तक कि उत्तम पुरुषों में भी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि राजा के उत्तराधिकार में कम उम्र वाले राजकुमार, अल्प वय के राजकुमार भी शासन को अच्छी तरह से चलाने में समर्थ हो जाते थे, यदि उनका मंत्रिमंडल उन्हें अनुकूल सलाह देता था और वो उसे मानते थे। इस प्रसंग में आचार्य सोमदेव सूरी ने कुछ सद्गुणों का विवेचन किया है कि मंत्रियों में कौन कौन से गुण होना चाहिए। अगर वे गुण मंत्रियों में हों तो मंत्री देश के प्रति श्रद्धावान, वफादार होते हैं और उससे प्रजाओं को पीड़ित न करने वाला परामर्श राजा को प्रदान करते हैं। उनमें सबसे पहला गुण जो है वो है कि मंत्री को अपने ही देश में उत्पन्न होने वाला होना चाहिए। हम आज की परिस्थितियों में भी अगर विचार करें तो देश में जब जब किसी विदेशी मूल के व्यक्ति को मंत्री पद पर या उच्च पद पर अधिष्ठित करने की बात आई है, तो देश के कतिपय लोगों ने उनका विरोध किया है, क्योंकि जो अपने देश में उत्पन्न होने वाला नहीं होगा, वो जब देश की बात आएगी तो देश के प्रति पक्षपात जो होना चाहिए वह उसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि राजा उसी मंत्री की नियुक्ति करे
विशेष रूप से मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्य अमात्य के रूप में जो उसी देश में उत्पन्न होने वाला हो। दूसरी बात कही कि राजा को ऐसे मंत्री नियुक्त करना चाहिए जो सदाचार के परिपालक हों। क्यों? क्योंकि जो दुराचार युक्त मंत्री अगर होगा तो वो नियम से दुष्ट जनों से घिरा रहेगा और बुरे कार्यों के प्रति उसकी घृणा का भाव नहीं होगा। बुरे काम में उसके साथी भी प्रवृत्ति करेंगे और वह भी प्रवृत्ति करेगा। इसलिए जैसे विष की एक बूंद बहुत बड़े दूध के घड़े को भी विषयुक्त बना सकती है, उसी प्रकार जो दुराचारी मंत्री है वो संपूर्ण प्रजा में दुराचार को फैला सकता है। इसलिए दूसरी बात कही कि उस मंत्री को दुराचार से रहित होना चाहिए। कैसे मंत्रियों की नियुक्ति करें, कौन कौन से गुण हों मंत्रियों में, इस पर विचार करते हुए नीति वाक्यामृतकार अन्य जो वैदिक स्मृतियां, वैदिक ग्रह्य सूत्र आदि में वर्णित मंत्री के गुण हैं, प्रायः उनका अनुकरण करते हुए भी वो जैन परंपरा में जिन व्यसनों को घातक माना गया है उन व्यसनों से दूर हो, मंत्रिमंडल अव्यसनी हो, व्यसन रहित हो, इसके प्रति उनका विशेष पक्षपात दिखाई देता है। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर जो है मंत्रिमंडल में व्यसनों का प्रचार हो गया तो वो राज्य उसी तरह नियंत्रण से बाहर चला जाता है जैसे कोई पागल हाथी बड़े ही महावत उस पर नियंत्रण करना चाहे लेकिन फिर नियंत्रण नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से उस राजा की भी दशा हो जाती है कि वह प्रजा पर नियंत्रण तो करना चाहता है लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल के व्यसनी होने के कारण प्रजाओं में भी व्यसन घर कर गए हैं, इसलिए वह उन पर नियंत्रण करने में असमर्थ हो जाता है। और कैसे मंत्री हों इसके संबंध में एक और वो कहते हैं कि राजा उनको अपना मंत्री नियुक्त करे जिसने विपत्ति के समय राजा का साथ दिया हो, विपत्ति के समय देश का साथ दिया हो। क्यों? क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जो मित्र बना रहे वास्तव में वही राजा के लिए और राज्य के कल्याण के लिए हो सकता है। इसलिए उस समय राजा ये सावधानी बरते कि जिसको मंत्री नियुक्त कर रहा है वह व्यसन रहित तो हो और सबसे बड़ी बात है विपत्ति में साथ देने वाला हो। जिसके किसी संबंधी ने कभी भी राष्ट्र के प्रति द्रोह किया हो, संबंधी ने भी, नीति वाक्यामृतकार कहते हैं कि उसको राजा अपना मंत्री न बनाए, क्योंकि हो सकता है कि राजा के प्रति वफादारी का प्रदर्शन
वो राजा के प्रति जो उसके संबंधियों का द्रोह है उसको बदला लेने के लिए ही राजा से मित्रता कर रहा हो या राजा के प्रति वफादारी दिखा रहा हो, इसलिए ऐसे व्यक्ति को वो मंत्री बनाए जिसका कोई भी संबंधी कभी राजद्रोही न रहा हो। एक और विशेषता के रूप में वो कहते हैं कि वो व्यवहार विद्या में दक्ष हो। व्यवहार का मतलब है मुकदमों का जानकार हो, अर्थात जो वहां पर विवाद आए उन विवादों के बारे में उसकी अच्छी जानकारी हो, ताकि जब राजा के सामने कोई इस तरह की बात आती है तो उनका निपटारा करने में वो अच्छी तरह से सफल हो सके, राजा को सही परामर्श दे सके। क्योंकि मंत्र जो है जिससे ये मंत्र शब्द बना, वो मंत्र का मतलब ये है, मंत्र क्रिया जो संस्कृत में है वो परामर्श देने, विचार करने या सलाह देने के अर्थ में है। तो मंत्री जो है वो राजा का सलाहकार है, परामर्शदाता है, उसका एडवाइजर है। इसलिए उसको ये सावधानी बरतना है राजा को कि चूंकि उसकी सलाह पर ही राज्य व्यवस्था चलना है, इसलिए वह ऐसे व्यक्ति को मुख्य रूप से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में रखे जो कि कभी भी व्यवहार या मुकदमों से विमुख ना हो, वो उनके अच्छी तरह से जानने वाला हो और अस्त्रज्ञ, अस्त्र शस्त्र चलाना जानता हो, युद्ध विद्या में कुशल हो। किंतु युद्ध विद्या में कुशल होने पर भी सबसे बड़ी बात यह है कि वह साहसी हो, वह कमजोर दिल से न हो, अर्थात उसका हृदय मजबूत हो, ताकि वो युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी राजा का सहयोगी बन सके, कपट ना हो। एक और बात जो मंत्री के प्रमुख गुण के रूप में नीति वाक्यामृत में वर्णित की गई कि वो शत्रु की चेष्टाओं का परीक्षक हो, अर्थात शत्रु राजा, शत्रु देश उनके प्रति कब क्या सोच रहा है वो स्वयं अपने गुप्तचरों के माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से, अन्य सह अमात्यों के माध्यम से ये पूरी बात की परीक्षा करने वाला बने। 3 गुण उसमें कहे गए हैं कि 3 तरह से वो उनको जाने, अर्थ के द्वारा जाने, अर्थात धन खर्च करके भी शत्रु चेष्टाओं का वो ज्ञान करता रहे, ताकि अचानक कोई भी शत्रु राजा उसके राज्य पर आक्रमण न कर सके। ये ज्ञान धन खर्च के, वो धन कपट से भी अगर आवश्यक है, छल से भी अगर आवश्यक है, तो कहा है कि उसे खर्च करे और वो जाने, अर्थात वो गुप्तचर आदि को प्रभुत मात्रा में धन दे और उनके माध्यम से शत्रु राजा की नीतियों का पता लगाता रहे। दूसरी बात कहा कि ये अर्थोपधा, उपधा माने वही आरोपित धर्म अर्थात छल आदि के माध्यम से, और कामोपधा, अब प्राचीन समय में हम समय समय पर पढ़ते हैं, आज भी विभिन्न कई देशों में ऐसी, जिनको पहले विष्कन न्याय कहा जाता था, ऐसी सुंदरियों के माध्यम से भी वो उस देश की गुप्त बातों को राजा जाने
कि कहीं कोई हमारे देश के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। इस प्रकार कामोपधा और तीसरा भयोपधा, अर्थात इस तरह से भय क्रिएट करे कि दूसरे अड़ोस पड़ोस के जो उसके शत्रु देश अगर हैं तो वो उसकी शक्ति को कभी भी कम न आंक सके, इस तरह से भय उत्पन्न करे। तो भयोपधा के द्वारा भी वह शत्रु की चेष्टाओं की परीक्षा करता रहे। राजा को चाहिए कि प्रिय वचन बोलने वाला बने, क्योंकि प्रजाएं ऐसे राजा का विपत्ति के समय में सर्वस्व निछावर करके भी साथ देती हैं, जिसका प्रजाओं के प्रति अनुरंजक या प्रजाओं को प्रसन्न करने वाला व्यवहार होता है। यद्यपि राजनीति में ये कहा गया है कि हितम मनोहारिच दुर्लभम बचा, जो वचन हितकारी भी हो और अच्छे लगने वाले भी हों, ऐसे वचनों का मिलना बहुत कठिन होता है। तथापि राजा का ये कर्तव्य है कि वह प्रयास करे और उस प्रयास के द्वारा ये लोगों को जताने की कोशिश करे कि राजा प्रजाओं के लिए सब कुछ कर रहा है। मंत्र अर्थात जो मंत्रिमंडल के साथ मंत्रणा की गई है, सलाह मशवरा किया गया है, वो किसी भी ढंग से लीक न होना पाए, इस प्रकार मंत्र की रक्षा करने वाला भी उस मंत्रिमंडल को होना चाहिए। क्योंकि मंत्रिमंडल, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि कितना बड़ा हो कैसा हो, वो मंत्रिमंडल में तरह तरह के विचार आ सकते हैं जो एक दूसरे से विपरीत भी हो सकते हैं। लेकिन जिस बात को राजा स्वीकार अंत में कर ले, फिर वो संपूर्ण मंत्रियों का वही मंतव्य है, ऐसा मान करके वो मंत्री किसी भी बात को बाहर लीक न होने दें, तो मंत्र पूर्वक कार्य करने वाले हों, क्योंकि मंत्री का लक्षण यही कहा गया है। और वो मंत्री कैसे हों? देखो, तीन तरह के लोगों का विवेचन राजनीति में हुआ है। राजा भर्तृहरि, जिन्होंने संस्कृत में 3 शतक काव्यों की रचना की। सबसे पहले एक श्रृंगार शतक की रचना की जो काम पुरुषार्थ प्रधान है। फिर उन्होंने नीति शतक की रचना की जो धर्म और अर्थ पुरुषार्थ वाला है। बाद में वैराग्य शतक की रचना की जो विशुद्ध रूप से धर्म पुरुषार्थ वाला है। तो जो राजनीति प्रधान नीति शतक है, जिसमें राजनीति की भी चर्चा है, अन्य नीतियों की भी चर्चा है, उसमें उन्होंने कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं। प्रारब्धते न खलु विघ्न बहे न नीचय, जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, तृतीय श्रेणी के लोग हैं, अवर श्रेणी के लोग हैं, वो किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते, क्योंकि वो पहले ही से डर जाते हैं कि ऐसा करने पे कहीं ऐसा न हो जाए, तो डर के मारे कार्य को प्रारंभ नहीं करते। प्रारब्ध विघ्न बेहता विरमंति मध्या, जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, द्वितीय श्रेणी के लोग हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, वो कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, किंतु अगर विघ्न आ जाए तो बीच में ही रुक जाते। लेकिन जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं, श्रेष्ठ कोटि के लोग हैं, फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, वो कहते हैं विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्य माना,
बार बार कितने ही विघ्न बाधाएं उनके सामने आए, प्रारब्ध विघ्न बेता विरमंती मद्दा, और बारंबार विघ्न बाधाएं आने पर भी वो कभी भी प्रारंभ किए गए कार्य को छोड़ते नहीं है। प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजंती। तो जो उत्तम श्रेणी के मंत्री हैं, वो जो सलाह राजा को उन्होंने दी है फिर उस पर अडिग बने रहते हैं और राजकीय कार्यों में अपना पूरी तरह से सहयोग करते हैं। इसलिए मंत्रियों के लक्षणों में 4 बातें पहले कही गई विशेष रूप से। एक तो वो अकृतारंभी होना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब है, हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी उसकी चर्चा करेंगे कि जो कार्य अब तक नहीं हुए हैं वो कार्य कैसे प्रारंभ किए जाएं, इस पर वो गंभीरता से चिंतन करते रहें। क्यों? क्योंकि इसके बिना देश का विकास नहीं हो सकता। तो जो कार्य अब तक नहीं किए गए लेकिन जिससे राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्र का अभ्युदय हो सकता है, वो कार्य किस प्रकार से प्रारंभ हम करें, ये राजा को समय समय पर वो परामर्श देते रहे। दूसरी बात कहते हैं आरब्धानुष्ठाता, अर्थात जिस कार्य को आरंभ कर दिया उस कार्य का अनुष्ठान, उस कार्य की परिपूर्ति करने के लिए निरंतर उस कार्य में संलग्न रहें। और तीसरी बात की कि जिस कार्य को प्रारंभ किया था और जिसके लिए कार्य कर रहे हैं वो फल के रूप में हमारे सामने आए। ऐसा ना हो कि कोई मंत्री इस तरह की योजना बनाए कि वो कई बार मंत्रियों का कार्यकाल पूरा हो जाने पर भी पूर्ण ना हो पाए। ऐसी कोई योजना मंत्रियों को नहीं बनाना चाहिए। ये राजतंत्र के समय भी राजा के, मंत्री के कर्तव्य के रूप में, यहां तक कि लक्षण के रूप में कही गई है। और उसके लिए पंचांग मंत्र अर्थात ऐसा परामर्श, ऐसी मंत्रणा, ऐसा सलाह मशविरा राजा के सामने करें कि वो 5 प्रकार से कार्य करें। एक तो किसी भी कार्य को आरंभ करने का उपाय सोचें, क्योंकि निर्णय लेना बहुत आसान है लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना, वो कैसे जो है प्रारंभ करें हम कि वो परिपूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। तो पहला मंत्र, पहला परामर्श, पहली सलाह वो राजा को इस प्रकार दें कि इस तरह से यदि हम इस कार्य को प्रारंभ करेंगे तो हम कार्य सिद्धि की तरफ, सफलता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो सफल कैसे हो वो कार्य, इसके लिए वो आराम से विचार करके सलाह दें। दूसरी कह रहे हैं पुरुष द्रव्य संपत्ति। 2 चीजें प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरत है। एक तो मैन पावर और दूसरा मनी। तो पुरुष के अंदर उस मैन पावर की बात कही है उन्होंने और द्रव्य संपत्ति के अंदर मनी की बात कही। कोई भी योजना इन 2 के बिना पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए केवल योजना बनाकर काम नहीं, अपितु जो योजना हम बना रहे हैं, जिस कार्य करने को राजा को परामर्श दे रहे हैं, उसके लिए हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, दक्ष लोग हैं, कुशल व्यक्ति हैं या नहीं, इस पर विचार करें। फिर वो कुशल व्यक्ति जो काम में लगेंगे
उनके लिए देने योग्य धन और उनमें जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा उनके लिए पर्याप्त धनराशि है या नहीं, इस पर भी मंत्री गंभीरता से विचार करें। अगर उनके पास मैन पावर और मनी नहीं है राजा के पास, तो कोई भी योजना ऐसी प्रारंभ न करें जिसे आज की भाषा में लोक लुभावन कहा जाता है, कि लोगों को आकृष्ट करने के लिए हमने तरह तरह की घोषणाएं कर दी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। तो यहाँ कहा कि कोई इस तरह की बात ना आए कि हमारे पास ना तो मैन पावर है और ना मनी है, फिर भी हम किसी योजना को प्रारंभ करने की राजा को सलाह दें, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। तीसरी बात करें, देश काल विभाग, किस स्थान पर योजना को प्रारंभ किया जाए, किस समय प्रारंभ किया जाए, ये देश काल का विभाजन मंत्रियों को ज्ञात होना चाहिए। क्यों रॉ मटेरियल जहां है नहीं, ऐसे स्थान पर अगर हमने कोई प्रोडक्शन प्रारंभ किया तो वो बहुत खर्चीला हो जाएगा, या ऐसे समय हमने प्रारंभ किया जिस समय उस रॉ मटेरियल की उपलब्धि होती ही नहीं, तो उस समय भी वो योजना सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए देश काल के विभाग का ज्ञाता होना चाहिए। चौथे मंत्र के रूप में कहा कि मंत्री इस बात को समझे कि अगर कोई विनिपात आता है, कोई बाधा आती है कार्य में, तो उसका प्रतिकार कैसे हो। आज हमारे सामने बड़ी समस्याएं जो वर्तमान में है, उनका मुख्य कारण है कि हम प्रतिकार का उपाय न सोच करके कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। तो कार्य में जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं के कारण लगातार जो है विलंब होता रहता है, और वो कार्य समय पर पूरा ना होने से मैन पावर की भी वेस्टेज होती है और मनी की भी वेस्टेज होती है, धन भी अपव्यय में जाता है और लोगों का किया हुआ कार्य का परिणाम भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए पहले हम आने वाले विनिपातों को सोचें। एक कार्यक्रम हमें करना है, एक हमें फैक्ट्री लगाना है, या राजा को कोई देश के विकास के लिए मान लीजिए कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाना है, तो वहां क्या क्या बाधाएं आएंगी, उन सब बाधाओं को प्रतिकार करने का उपाय पहले से सोच लें। तो चौथे मंत्र के रूप में कहा कि विनिपात प्रतिकार की सामर्थ्य का ज्ञान मंत्रियों को होना चाहिए कि अगर इस तरह की परेशानी आएगी तो हम इस तरह से उनको दूर कर लेंगे, इस तरह की बात होना चाहिए। और लास्ट पंचम मंत्र के रूप में कहा कि कार्य सिद्धि, अर्थात प्रत्येक कार्य को सफलता तक पहुंचाने का दायित्व, परिणाम उसका आए, इस तरह का विचार मंत्रियों के समक्ष पहले से होना चाहिए कि उन बाधाओं को दूर करके इस कार्य की सफलता के लिए हम कैसे कर सकते हैं। बहुत विस्तार के साथ विवेचन है, अपने समय की सीमाएं हैं, इसलिए बड़े संक्षेप में उनकी चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब मंत्रियों को राजा के साथ समय समय पर मंत्रणा करना है। तो जब समय समय पर मंत्रणा करना है तो नीति वाक्यामृत कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उसमें कुछ और एडिशन करते हुए उन स्थानों की भी चर्चा करते हैं कि किन स्थानों पर मंत्रणा करना चाहिए और किन स्थानों पर राजा को परस्पर मंत्रणा नहीं करना चाहिए।
तो हम मंत्रणा के अयोग्य स्थान क्या है, जहां राजा मंत्रियों से सलाह मशविरा न करे, क्योंकि मंत्र जो गोपनीय बातें हैं, जिसकी शपथ मंत्रियों ने ली है, वो पब्लिक तक, जनता तक, लोगों तक लीक हो सकती हैं, उनका भेद फूट सकता है और उससे योजनाएं असफलता की ओर बढ़ सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई स्थान चारों तरफ से खुला हुआ हो तो उस स्थान पर मंत्रणा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, पता नहीं कौन किस प्रकार से छुप करके राजा के साथ मंत्रियों की मंत्रणा को सुन रहा है, और उस मंत्रणा को सुनने के कारण वह भेद को पहले ही प्रकट कर देगा। योजना पहले ही जब सामने आ जाएगी तो योजना के विरोधी जो हैं, राजा के जो विरोधी हैं, मंत्रियों से जो द्वेष रखने वाले हैं, उस योजना के विरुद्ध कार्य करना प्रारंभ कर दें। दूसरी बात करें, वो स्थान प्रतिध्वनि से रहित होना चाहिए। जब हम कोई बात कहते हैं तो ऐसा स्थान ना हो कि हमारी आवाज गूंजे, क्योंकि प्रतिध्वनि के विशेषज्ञ लोग भी होते हैं जो पहाड़, गुफा या ऐसे स्थानों पर जो चर्चा एकांत में की जा रही है, वो प्रतिध्वनि के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये क्या चर्चा कर रहे हैं, और उससे समझ करके वह उसको लीक कर देते हैं, और उससे राजा की जो मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार योजनाएं बनी थी, उनमें कभी कभी राजद्रोही लोग बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए प्रतिध्वनि रहित स्थान होना चाहिए। एक और कह रहे हैं कि अपरिचित स्थान पर कभी भी राजा मंत्रणा न करे। क्यों? क्योंकि उस स्थान का उसे ज्ञान नहीं है। आसपास में कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, किस प्रकार से जो है हमारी बात को जानकर, क्योंकि बात जानने के लिए आवाज का सुनना ही आवश्यक नहीं है। हमारे जो उच्चारण स्थान, ओंठ हिल रहे हैं, नासिका से, रंध्र से आवाज निकल रही है, हमारी चेष्टाएं हो रही हैं, उन चेष्टाओं से भी वो समझ लेते हैं। छत्र चूड़ामणि में आचार्य वादिव सिंह सूरी ने कहा है, वक्त्रम भक्ति ही मानसम, ये मुख की आकृति मन के भावों को प्रकट कर देती है। अर्थात हम प्रसन्न हैं, हम दुखी हैं, हम कैसी योजना बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये मुख की आकृति से भी पता चल जाता है। और इस संबंध में विभिन्न राजनीतिज्ञ पुरुषों ने तरह तरह के दृष्टांतों के द्वारा इसे कहा है कि उन्होंने किस तरह से जो है जान करके उनकी मुख की चेष्टा से और उस बात को लीक कर दिया। हम दिखाएं कि हम प्रसन्न हैं, लेकिन हमारा मुख ये कह देता है कि हम इस समय दुखी हैं। हम दिखाएं कि हम दुखी हैं, लेकिन हमारे मुख की आकृति बता देती कि हम प्रसन्न हैं। तो ये ना चेष्टाओं से भी हमारा मंत्र, हमारा भेद, वो हमारा रहस्य वो लोगों तक पहुंच सकता है। तीसरी बात फिर कहा कि वो पशु पक्षियों से रहित भी होना चाहिए, क्योंकि गुप्तचरों के रूप में पशु पक्षियों को ट्रेंड करके, उन्हें प्रशिक्षित करके भी अन्य राज्य में भेज करके राजा उस राज्य की बातों को समझ लेता है। इसलिए उन्होंने मंत्रणा के अयोग्य स्थानों को जो कथन किया, उसी से ये पता चल जाता है कि राजा को मंत्रियों के साथ
ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए, ऐसे स्थान पर परामर्श करना चाहिए, ऐसे स्थान पर मंत्रिमंडल की बैठक करना चाहिए जो चारों ओर से कवर्ड हो, चारों ओर से घिरा हुआ हो दीवारों से, और वहां कोई भी प्रतिध्वनि बाहर से ना आती हो और ना अंदर की बात की ध्वनि बाहर निकलती हो, और वह स्थान सुपरीक्षित हो जहां अनेक बार वो मंत्रणाएं कर चुके हों, बीच बीच में स्थान बदल के भी मंत्रणाएं करें, लेकिन वो परीक्षित स्थान होना चाहिए। और वो स्थान हमेशा ऐसा हो जिसको हम कहते हैं कि जहां परिंदा भी प्रवेश न कर सके, कोई पक्षी भी प्रवेश न करे, तो वो बिल्कुल निर्जंतुक स्थान होना चाहिए, क्योंकि किसी भी माध्यम से जा सकते हैं। कई बार राजनीति में हम पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्रों में, कि कोई दस्तावेज लिखा, कोई बात पर सिग्नेचर हुए और चूहा ले गया उसको बाहर। तो ऐसा स्थान भी ना हो जहां अन्य जंतु भी प्रवेश कर सके। मंत्रियों की संख्या कितनी हो, बड़े गंभीरता से इस पर विचार किया गया। राजा कभी भी अकेले एक मंत्री को न रखे, क्योंकि जब जब एक मंत्री के भरोसे राजा रहा, तब तब उसे पराजय का मुख देखना पड़ा। राजा सत्येंद्र छत्र चूड़ामणि में वर्णन करते बादी सिंह सूरी काष्ठांगार नाम के मंत्री से योजनाबद्ध तरीके से उस अकेले मंत्री होने के कारण वो पराजय को प्राप्त हो गए। ऐसी स्थितियां आ जाती हैं तो एक मंत्री ना हो, दो संख्या में भी मंत्री ना हो। क्यों? अगर मंत्रियों की संख्या 2 होगी तो वो बराबर अगर एक दूसरे के विरुद्ध या विपरीत कथन कर रहे हैं तो वहां पर कोई निर्णय ही नहीं हो पाएगा। इसलिए सम संख्या के मंत्रियों का तो सभी राजनीतिक ग्रंथ लिखने वालों ने निषेध किया है। इनका कहना है, सोमदेव सूरी का, कि मंत्रियों की संख्या 3, 5 या 7 होना चाहिए, भले ही उनके नीचे अन्य अमात्य भी हों, लेकिन मुख्य प्रधान या विभागीय मंत्रियों के रूप में 3, 5 या 7 मंत्रियों की ही नियुक्ति करें, क्योंकि बहुत से मंत्री होने पर भी राजा तरह तरह के परामर्श के कारण किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है। मंत्री 3 हो, 5 हो या 7 हो, लेकिन उसे ऐसे हो वो मंत्री, तो कहते हैं मंत्री भले ही ना हो राजा का, लेकिन मूर्ख मंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूर्ख मंत्री से राजा की बड़ी हानि हो जाती है। अब राजा भी राजनीति का जानकार ना हो और मंत्री भी राजनीति के जानकार ना हो, तो उसको सोमदेव सूरी कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ गई जैसे किसी अंधे व्यक्ति के द्वारा ले जाए जाते हुए अंधे व्यक्ति हों। इसलिए राजा को हमेशा ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति करना चाहिए जो मंत्री बुद्धिमान हो, सर्वगुण संपन्न हो, प्रतिभावान हो, राजनीति के ज्ञाता हो, दंड नीति उन्हें अच्छी तरह से आती हो। तो इस प्रकार अगर कोई मूर्ख राजा भी है, तो जिस प्रकार कोई चक्षुष्मान व्यक्ति, आंखों वाला व्यक्ति अंधे व्यक्ति को अपने साथ सही मार्ग पर ले जाने में समर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से राजा भी अगर अज्ञानी है तो भी अगर मंत्री उसके ज्ञानी हैं तो वो सही मार्ग पर उसे ले जाते हैं। कार्य सिद्धि की
जब भी कोई नवीन कार्य प्रारंभ किया जाता है तो वो निश्चितता और अनिश्चितता के रूप में घूमता रहता है। ऐसे मंत्री जो हमेशा संदिग्ध बने रहते हैं, अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं, वो मंत्री ऐसे हैं जिनको कहा कि किसी व्यक्ति के पास धनुष तो है लेकिन धनुष प्रत्यंचाहीन है, उसमें डोरी नहीं है, तो बाण भी है धनुष भी है लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। कभी कभी गुणाक्षर न्याय से अकस्मात कोई कार्य सिद्ध भी हो जाए अगर मंत्रियों के माध्यम से, तो भी उनकी परीक्षा करना चाहिए कि मंत्री कभी भी कर्तव्य से विमुख ना हो, अर्थात कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा होना चाहिए। और ऐसे मंत्री जो कालकूट की तरह भी हों, लेकिन अगर उनका प्रधान मंत्रिमंडल का, मंत्रिपरिषद का मुख्य अगर वो कालकूट के समान भी हो, वज्र मूर्ख भी हो, तो वह वज्र मूर्ख भी राजा के विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए मंत्रियों को हमेशा बुद्धिमान हो ये देखना चाहिए। इस संबंध में एक विशेष बात जो सोमदेव सूरी ने कही है उसको बड़ी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। एक वर्ग ऐसा जिसको परंपरा में क्षत्रिय वर्ग कहा गया, खास तौर पर देश की और समाज की रक्षा की जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी, सोमदेव सूरी कहते हैं कि क्षत्रिय को मंत्री नहीं बनाना चाहिए। और उसका कारण समझें, क्यों ऐसा कह रहे हैं। ये वर्गवाद या वर्णवाद नहीं, अपितु सेना में रहने वाला व्यक्ति अगर प्रमुख मंत्री के रूप में राजा के सामने आएगा तो ऐसे व्यक्तियों में कूट कूट कर अभिमान भरा जाता है और वो अभिमानी होने के कारण क्रोध जल्दी उन्हें आता है, इसलिए राजा को सही सलाह देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो उनको कहा कि ऐसा व्यक्ति जो क्षत्रिय हो, अभिमानी हो या लंपटी हो, कामुक हो, उसको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। ऐसा सोमदेव सूरी का मंतव्य है। क्योंकि जहां जहां आज हम देखेंगे कि सेनापतियों के हाथ में राष्ट्र की बागडोर आई है, वो देश प्रायः पिछड़े हुए हैं, उन्होंने उन्नति जितनी करना चाहिए नहीं कर पाई है, क्योंकि वो मित्र नहीं बना पाते हैं पड़ोसी देशों को, पड़ोसी देश प्रायः उनके शत्रु बने रहते हैं। इसलिए जो बल आदि में बहुतायत से पाए जाने वाले हैं उनको मंत्री पद देने का निषेध किया है। कुछ लोगों को कहा है कि राजा अपना मित्र ना बनाए, जो कभी शत्रु रहा हो वो बदला लेने के लिए राजा के मित्र बनने की कोशिश कर सकता है, लेकिन राजा को कहा है कि उसके कपट को समझकर वो उनको अपनी मित्र मंडली में शामिल न करे, और अगर नीति के सहित मित्र मंडली में शामिल कर भी लेवे तो मन का भेद अपने अंतरंग मित्रों की तरह उसे कभी न बताए। चंचल चित्त वालों से मित्रता न करे, क्योंकि राजा की कही गई बात को, मजाक में कही गई बात को भी वो बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। और उनको कहा कि ये सब दृष्टि विसर्प की तरह हैं, ऐसा सांप
जो भले ही आपको छुए ना लेकिन आपकी तरफ देखे तो भी जिसका असर हो जाता है। इस तरह से उन्होंने उनको मित्र न बनाने की बात कही है। कार्यारंभ में जब विघ्न आए या कार्य करने में विघ्न आ जाएंगे, जो इनसे भय खाता हो, कहते वो मंत्री के लायक नहीं है। क्यों? पशु खेत को खा जाएंगे, अनाज को खा जाएंगे, इस भय से अगर हम खेती करना छोड़ देंगे तो फिर प्रजाओं का परिपालन असंभव हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये कार्य प्रारंभ करेंगे तो इसमें तो ये विघ्न आएगा, ये विघ्न आएगा, इसलिए कार्य से विरत ना हो, उस कार्य को प्रारंभ करें। क्यों? वो कहते हैं अजीर्ण के भय से कोई भोजन करना थोड़ी छोड़ देता है। तो जैसे अजीर्ण के भय से भोजन करना नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से उसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कार्य में कैसे विघ्न आ सकते हैं, इस पर विचार जरूर करें। एक तो घबराहट ना हो, कोई भी कार्य सुंदर या असुंदर नहीं होता, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। राष्ट्र की उन्नति के लिए जिन कार्यों की आवश्यक है वो सब कार्य महान हैं, ऐसा चिंतन करे। ना तो अधिक क्रोधित स्वभाव वाले हो मंत्री, और अनुचित और उचित को भी जानने वाले हों, अनुचित को भी जानने वाले हों। इस तरह से जो कार्य में विघ्न आने वाले हैं उन विघ्नों को वो समझें। राजनीय कार्यों में मंत्री बिल्कुल भी आलस्य न करें। क्यों? आलस्य सबसे बड़ी अयोग्यता उन मंत्रियों की है। क्यों? वो कहते हैं कि प्राणों से भी प्राण देकर के भी जो राष्ट्र की गोपनीय बातें हैं, रहस्य हैं, उनकी रक्षा करना मंत्रियों का कर्तव्य है। बोले मंत्री भले ही छोटा हो लेकिन बहुत बड़े काम का है। कैसे? बोले जहां सूर्य का प्रकाश न जाता हो वहां एक दीपक का प्रकाश भी सूर्य जैसा काम करता है, उससे भी प्रकाश लेकर हम अपने कार्य की ओर बढ़ते हैं। मंत्री किन चीजों से बचें? प्रजाओं के कोप से बचें, क्योंकि प्रजाएं अगर कुपित हो जाएं तो कितना ही बलवान राजा हो, कितने भी सामर्थ्यवान मंत्री हो, उन्हें पराजय देखना पड़ती है। एक और बात जो कही, जो अपराध में कारागार में निरुद्ध हैं उनसे वो ऐसे कार्य कराएं जो प्रजा के लिए कल्याणकारी बने। तालाब खुदवाएं, खाई खुदवाएं, उनसे किले बनवाएं और धातुएं निकलवाएं। तो ये सब जो कार्य हैं उससे क्या होगा कि राष्ट्र की समृद्धि होगी और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का उन्हें बोध भी होगा। मंत्री कभी भी ऐसी कथा गोष्ठियों में सम्मिलित ना हो जहां अयोग्य पुरुषों का समूह उपस्थित हो, उनके साथ वो गोष्ठी न करें। क्योंकि उनके साथ गोष्ठी करने पर मंत्रियों के द्वारा न कही गई बात भी वो राजद्रोह के रूप में प्रजा में प्रचारित कर सकते हैं कि मंत्रियों ने ऐसा कहा है। इसलिए उन्हें इन सब से बचने की अत्यंत आवश्यकता है। प्रायः नियुक्ति निर्धारित नियमों के अनुसार राजा मंत्रियों को वंशानुगत ही नियुक्त करे। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन होता है वो उस क्षेत्र में दूसरे की अपेक्षा अधिक सफलता को प्राप्त करता है। हम संपूर्ण प्राचीन भारत को देखें, व्यापारी का लड़का व्यापारी, राजा का लड़का राजा, मंत्री का लड़का मंत्री, और बड़े सफल ढंग से उन्होंने शासन तंत्र को संभाला। एक कारपेंटरी का काम करने वाला
कारपेंटर। तो ये सब चीजें जो थी वो कुछ परंपरा से प्राप्त ज्ञान का प्रजा के कल्याण में उपयोग करने के लिए अधिक सहकारी होने से इस तरह के विधान बनाए गए थे। उन विधानों का उस समय भी उपयोग था और आज भी अगर हम ये बात कहना चाहें तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल मंत्रियों का है, क्योंकि मंत्रणा का जब समय होता है तो मंत्रियों का ये कर्तव्य है वो राजा की हाँ में हाँ नहीं अपितु राष्ट्र के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करें। इस प्रकार आचार्य सोमदेव सूरी ने जो विवेचन मंत्री परिषद का एक राजतंत्र में राजा के सलाहकार के रूप में किया है, आज भी वर्तमान परिस्थितियों में यदि हम उन सब को मंत्रियों की योग्यता, मंत्रणा के योग्य स्थान, मंत्रणा के अयोग्य स्थान, आज हम देखते हैं कोई भी मंत्री कोई भी वक्तव्य दे देता है, 2 दिन बाद वापस ले लेता है, मैंने नहीं कहा था, प्रेस ने गलत उसका अर्थ लगाया। तो ये सब बातें अगर सोच विचार कर मंत्रणा पूर्वक अच्छी तरह से कही जाएंगी तो उससे राष्ट्र का भी अभ्युदय होगा और राष्ट्र पर राष्ट्रों में हंसी का पात्र नहीं बनेगा। इन सब बातों का विवेचन नीति वाक्यामृत में आचार्य सोमदेव सूरी ने किया है। मैं समझता हूं कि अगर संपूर्ण नीति वाक्यामृत का आज राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर अध्ययन कराया जाए, उसमें कौटिल्य का भी समावेश हो और नीति वाक्यामृत का भी समावेश हो, तो निश्चित तौर पर हम राजनीति में जिस शुचिता की बात, जिस पवित्रता की बात करते हैं और हम कहते हैं कि राजनीति से दुष्प्रवृत्तियां दूर हों, तो वो इन सब ग्रंथों के पठन पाठन से राजनीति में शुचिता आ सकती है, राजनीति से इस तरह की दुष्प्रवृत्तियां दूर हो सकती हैं और प्रजाओं के प्रत्येक वर्ग का सर्वविध कल्याण होकर उस सर्वोदय की अवधारणा बन सकती है, जैसे आचार्य समंतभद्र ने जैन शासन में प्रतिपादित की थी। आज अंत्योदय की हम बात करते हैं कि अंतिम छोर तक के मनुष्य का कल्याण हो। भाई जैन परंपरा तो न केवल अंतिम मनुष्य तक का अपितु सर्व प्राणी मात्र के कल्याण की बात करती है। तो ये राजनीति में हम देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस व्याख्यान को इस भावना से यहाँ विराम देता हूँ कि जो लोग इसमें श्रोता राजनीति से जुड़े हुए हैं वो अपने जीवन में और अपने प्रभाव से राजनीति में शुचिता कैसे आए, इस विषय के लिए प्रयासशील रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए विनम्रता पूर्वक जय जय।